हेलो फ्रेंड्स। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क सेक्शन के बारे में। नेटवर्क सेक्शन को आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में ये सबसे ख़ास सेक्शन होता है, सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन होता है ये, जिसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। वैसे तो इस डायग्राम में मैंने लगभग सारी चीज़ें बना दी है, जो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊँगा। एकदम आराम से और एकदम धैर्य से आप इस चीज़ को समझेंगे तो आपको ये सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले ये जो पीडीएफ है ये मैं अटैच कर दूंगा आपके इसके साथ में, आप इसको देख सकते हैं। थोड़ा थ्योरी पे चलते हैं। देखिए, नेटवर्क सेक्शन में अभी आप आगे जब काम करेंगे ना, तो आपको कुछ नए नए नाम मिलेंगे या शॉर्ट नेम मिलेंगे, जिसको आपको बाद में मतलब एक्सप्लेन न करना पड़े, इसलिए मैंने इसकी लिस्ट बना दी है। मैंने यहाँ पे देखिए बहुत सारे जो शॉर्टकट नेम्स हैं, मैंने उनकी लिस्ट बना दी है कि इनको क्या कहा जाता है। जैसे कुछ ज़रूरी चीज़ें आपके सामने में आएगी, वो मैं आपको बता देता हूँ पहले से। जैसे ये पीएफओ होता है, ये इसको पावर फिल्टर ऑक्सीलेटर कहते हैं। ये बूस्टर होता है जो आपकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है। इसके फीचर्स मैं आपको आगे बताऊंगा। ये पीएफओ का बहुत मेन रोल होता है इसमें। इसके साथ में क्या होता है कि एक ये जो आरएफ लिखी हुई है, आरएफ की ये भी एक आईसी होती है जो अलग अलग बैंड की होती है। ये भी नेटवर्क सेक्शन में बहुत सारा इसका बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये जैसे SW लिखा है, ये स्विचिंग का है, ये बैंड है, बी से इसको दर्शाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या होगा कि जब आप डायग्राम पे काम करेंगे तो आपको दिखेगा, जैसे RX TX आपको दिख रहा होगा, ठीक है। या ये LB लोअर बैंड, मीडियम बैंड, हायर बैंड, मेगाहर्ट्ज़, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो मैं डिटेल्स इस PDF के साथ में तो अटैच कर चुका हूँ नीचे, फिर भी आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अभी मैं आपको आगे और बताऊंगा। देखिए, नेटवर्क सेक्शन की वर्किंग क्या होती है उसको भी आपको समझना होगा। ये जितनी भी थ्योरीज आप देख रहे हैं, इसको मैं आपको डायग्राम पे एक्सप्लेन करूंगा। अटैच तो मैंने कर ही दिया है। देखिए, ये जितनी भी नोट्स है इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो हमारी बातचीत में स्किप हो जाए, लेकिन आपके साथ नोट्स में मैंने अटैच कर दी है। इस नोट्स में आपको लगभग सारी जानकारी मिल जाएगी, और दोबारा कभी भी आप इस वीडियो को या नोट्स को देखेंगे तो आपको वापस से वो रिमाइंड हो जाएगी। इसमें कुछ फॉल्ट फाइंडिंग के मैंने डाल के रखे हैं, वो भी आपको काम आएंगे। चलिए अपन डायग्राम पे चलते हैं। देखिए, मैं आपको सबसे पहले शुरुआत से लेके एक्सप्लेन करता हूँ। मोबाइल फ़ोन में अंदर में पीसीबी में दो एंटीने होते हैं, एक मेन एंटीना होता है और एक आपका सब एंटीना होता है। ये देख रहे हैं आप, ये मेन एंटीना है। अब यहाँ पे क्या होता है कि बैंड्स के बारे में आपको बता दूं कि जो बैंड्स होते हैं वो एक्चुअली फ्रीक्वेंसी होती है, जिसको आप 2G 3G और 4G के नाम से आप जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो बैंड्स होते हैं, ये एंटीना होता है फ़ोन्स का। ये क्या करता है, इन सभी बैंड्स को कैच करता है, यानी 2G को भी, 3G को भी और 4G को भी। और आपको ये बता दूं कि 2G को हम लोअर बैंड बोलते हैं, 3G को हम मीडियम बैंड बोलते हैं और 4G को हम हायर बैंड बोलते हैं। तो 3 तरह के बैंड अभी आपके फ़ोन पे काम करते हैं, ठीक है। अब पीएफओ पे आप आ जाइए। तो पीएफओ एक आईसी होती है जिसको पावर फिल्टर ऑक्सीलेटर बोलते हैं। एक तरह से आप देखेंगे तो ये सारे सिग्नल्स को मतलब एक्सेप्ट करता है, सबको रिसीव करता है, जिसमें 2G 3G 4G सारे बैंड्स होते हैं। पहले के फ़ोन्स में क्या होता था कि एक एंटीना स्विच अलग से लगाया जाता था। उस एंटीना स्विच का काम होता था कि यहीं से बैंड को फिल्टर करके वो पीएफओ को देता था। अभी के लेटेस्ट फ़ोन्स में आपको पीएफओ और बैंड फिल्टर आपको अटैच मिलेंगे। तो बैंड फिल्टर्स का काम ये होता है कि जैसे ही इसके पास सारे सिग्नल्स आते हैं, ये क्या करता है, इसके पास आप देखिए कि पावर आईसी से 1.8 वोल्ट का जो इसके पास ऑपरेटिंग के लिए वोल्टेज है वो हमेशा आता रहता है, ये रेगुलर इसको मिलता रहता है। तो
जब तक इसको सप्लाई नहीं मिलेगी तब तक तो ये काम नहीं करेगा। आप खुद सोच के देखिए। तो 1.8 वोल्ट का इसको वोल्टेज मिलता रहता है और यहाँ से इसको सिग्नल मिल जाता है। अब सिग्नल के दौरान ये होता है कि इसके पास तो सभी तरह के बैंड्स की फ्रीक्वेंसी आ चुकी है, ठीक है। और एक चीज़ और, इसको 2 वोल्ट होते हैं, एक आपको वीरेक तो मिलता ही रहता है और एक बैटरी की वीपीएच लाइन से भी एक वोल्टेज मिल रहा है। आप देखिए ये वीपीएच लाइन में है, ठीक है। ये आपका एक पीएफओ हो गया, ये आपका एक पार्ट्स हो गया जो मैंने आपको बताया कि सारी फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करता है। दूसरे पार्ट्स के बारे में आपको बता दूं, ये आरएफआईसी होती है। अब आरएफआईसी में आप देखेंगे कि 2 तरह की आरएफआईसी यूज़ हुई है, एक यहाँ पे भी यूज़ हुई है और एक यहाँ पे भी यूज़ हुई है। अब देखिए कि इसमें जो आरएफआईसी यूज़ हुई है ये 2G और 3G के लिए एक सेपरेट आईसी है और 4G के लिए एक सेपरेट आईसी है, ठीक है। अब आप इसमें गौर करेंगे तो ये तीनों आईसियाँ जिसमें ये आरएफ और ये पीएफओ, इन तीनों को वीपीएच जो वोल्ट है वो रेगुलर मिल रहे हैं, ठीक है। और वीपीएच के साथ साथ इनको 1.8 वोल्ट का भी आप देखेंगे तो जो रेगुलर वोल्टेज होते हैं वीरेक वोल्टेज वो भी इनको मिल रहे हैं। यानी एक चीज़ तो स्पष्ट होती है कि इनको वर्क करने के लिए वीपीएच लाइन की रिक्वायरमेंट होती है, प्लस इनको पावर आईसी से वीरेक वोल्टेज भी चाहिए होते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। ये यहाँ पे एक पार्ट्स और लगा हुआ है जिसको बेसबैंड आईसी के नाम से जाना जाता है। देखिए बहुत से लोग इसको टेक्नीशियन WTR करके बुलाते हैं, लेकिन WTR एक्चुअली में इसका नाम नहीं है, वो उस आईसी का नाम होता है जिस कंपनी ने इसको बनाया होता है। एक्चुअल में ये बेसबैंड आईसी होती है और WTR से उसके नंबरिंग की शुरुआत होती है। इसको मॉडेम आईसी भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपके सामने में 3 नाम यूज़ हो सकते हैं, बेसबैंड आईसी या WTR या मॉडेम, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसकी भी वर्किंग मैं आपको सबको जॉइंट में आपको बताऊंगा कैसे वर्क करती है। आगे आते हैं, आप देखिए CPU का मेन रोल होता है, ये आपको पता ही है। अब आप देखेंगे तो सिम नेटवर्क सेक्शन के साथ आप देखेंगे तो सिम भी कंबाइंड होता है, बिना उसके कैसे नेटवर्क आएगा, ठीक है। अब पूरे सेक्शन को स्टेप वाइज आप समझने की कोशिश करिए तो आपको सारी चीज़ें जल्दी समझ में आएगी। देखिए यहाँ पर तीनों तरह के बैंड, लोअर, मीडियम और हायर बैंड, तीनों पीएफओ को मिलते हैं। पीएफओ इसको एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करने के साथ ही साथ क्या करता है, देखिए इसको स्विचिंग करनी है। ये स्विचिंग कैसे करेगा, तो ये क्या करता है कि आरएफआईसी दोनों को इस लाइन के थ्रू स्विचिंग सिग्नल देता है, 4G वाली को भी और इधर 2G 3G वाली को भी। तो इनको जैसे ही स्विचिंग के लिए ये सिग्नल मिलते हैं तो CPU इन दोनों आईसीओ के साथ में SDA और SCL लाइन, जिसको I2C लाइन कहा जाता है, उसके थ्रू अब देखिए ये दोनों RFIC CPU से कनेक्टेड है, ठीक है। अब जैसे ही CPU के पास ये सिग्नल मिलता है तो CPU क्या करता है कि अब इन दोनों में से एक आईसी को एक्टिवेट करना है जिसका भी सिग्नल इसको मिल रहा है। अब सपोज़ हम मान लेते हैं कि आइडिया या एयरटेल या कोई ऐसा सिम इसको मिल रहा है जिसमें 3G का सिग्नल इसको मिल रहा है। उस समय में इमीडिएट क्या होता है कि ये आईसी एक्टिवेट हो जाती है। ये आईसी जैसे ही एक्टिवेट होगी और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ से RX और TX के सिग्नल, रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग सिग्नल होते हैं, ये CPU को चले जाते हैं। और साथ ही साथ में इस RFIC के साथ में ये बेस बैंड आईसी कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो इसके कनेक्ट होने का बहुत बड़ा रोल होता है। ये आईसी कायदे से इसके साथ भी कनेक्टेड होती है। मैंने भले यहाँ पे वायरिंग यहाँ पे की हुई है, यहाँ पे आपको वायरिंग दिखा नहीं पाया मैं, पर आपको मान के चलना है कि सेम RX TX लाइन 2G के लिए है, ये RX TX लाइन 3G के लिए है, वैसे ही RX TX लाइन 4G के लिए है। और ये बेस बैंड से कनेक्टेड होती है दोनों आईसियाँ, इनका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि ये वर्किंग कैसे स्टार्ट होती है और कैसे काम करते हैं। यहाँ पीएफओ के पास तीनों बैंड के फ्रीक्वेंसी आ गई। इन्होंने क्या किया, इसको उठा करके बैंड स्विचिंग लाइन के थ्रू इनको भेज दिया 2G 3G और 4G वाली RFIC को। अब ये दोनों आईसियाँ अटैच है CPU के साथ, SDA और SCL के थ्रू, प्लस मॉडेम आईसी के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, CPU को पता चलता है कि 2G और 3G की RFIC को एक्टिवेट करना है
वो क्या करता है, यहाँ 4G को एक्टिवेट करना है, उसका काम होता है यहाँ से एक एनेबल सिग्नल जनरेट करता है पावर आईसी के पास। देखिए पावर आईसी के पास गया है ये सिग्नल, पावर आईसी इसको समझ जाती है कि सीपीयू के थ्रू सिग्नल आया है, वो क्या करती है, एक मॉडेम वोल्टेज जनरेट करेगी। वो मॉडेम वोल्टेज एक कॉइल के थ्रू, देखिए ये कॉइल के थ्रू कहाँ जा रहा है, बेसबैंड आईसी में जा रहा है। ठीक है, अब बेसबैंड आईसी को भी वर्किंग करने के लिए पहले से वीपीएच वोल्ट मिल रहा है और वीरो मिल रहा है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही इसको मॉडेम वोल्टेज मिलता है, बेसबैंड आईसी एक्टिवेट हो जाती है और इसी के थ्रू फीडबैक दे करके आपके नेटवर्क को ऑपरेट कर देती है और आपके मोबाइल में नेटवर्क सेक्शन में आपको नेटवर्क दिखाई देना चालू हो जाता है। तो सारी प्रोसेस सिस्टमेटिक होती है, नैनो सेकंड में होती है, आपको पता ही नहीं चलेगा, इतने कम समय में सारी प्रोसेस होते रहती है। तो फॉल्ट से रिलेटेड आपको ये मान के चलना है कि अगर फ़ोन में किस तरह के फॉल्ट आ रहे हैं तो आपको इस तरीके से जज करना है। बिना मॉडेम वोल्टेज के आप ये ध्यान रखिएगा कि वोल्टेज नहीं आएगा। नेटवर्क सेक्शन में एक एक कंपोनेंट का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, कोई भी एक भी लाइन, एक भी कंपोनेंट अगर मिस रहेगा तो आपका सेक्शन वर्क नहीं करेगा। आपको सारे सिस्टम से काम करने हैं, बिल्कुल कोई भी यहाँ पे आपको तुक्का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, ये सिम सेक्शन है, इसके बारे में मैंने अलग से बनाया हुआ है डिटेल, आपको उसमें सारी डिटेल्स के बारे में मिल जाएगी। ये नेटवर्क सेक्शन से रिलेटेड मैंने सारी चीज़ें इसमें बनाई है। देखिए नेटवर्क सेक्शन में आपके सामने में आगे चीज़ें आएगी, ये तो मैंने आपको अभी एक पीडीएफ पे सारी डिटेल्स बता दी। जब आप किसी स्कीमेटिक डायग्राम पे आएंगे, जैसे बोर्नियो टूल्स वगैरह हो गया, अगर आप इस पे काम करेंगे तो आपको इसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी, लेकिन उस समय आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल में आपको एज इट इज़ मिलेगी, थ्योरी यही रहेगा, कॉन्सेप्ट पूरा यही है और बिल्कुल किसी भी तरीके से दूसरा फार्मूला नहीं है। अभी के सारे स्मार्टफोन्स में यही फार्मूले यूज़ हो रहे हैं। ठीक है।